Good morning. 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 राधे राधे. Good morning. Good morning. राधे राधे. Good morning. Very good morning. आ जाओ. आज हम शुरू करने वाले क्रमचय संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय एवं संचय. थोड़ा सा इसका मैं हल्का फुल्का इसके बारे में शुरू से स्टार्ट करूंगा, इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा. अगर इससे पहले भी हमारी ये क्लासेस हो चुकी है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की. फर्स्ट टाइम जो हमने कोर्स किया था उसमें भी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो चुका है. और इसका इतिहास का जो जिक्र है, क्रमचय संचय कहाँ से आया, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, यानी इतिहास के पन्नों में ये कैसे दर्ज है, वो सारा मैंने लास्ट क्लासेस में करवा चुका हूँ. तो आप फर्स्ट टाइम वाले जो वीडियो वो देख लें. मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता. मैं चाहता हूँ कि हर बार आपको एक फ्रेश तरीके से, एक नए तरीके से, एक नए पर्सपेक्टिव से वो चीजें वापस से रखूं. एक नया, क्योंकि मैथ्स इतनी खूबसूरत है, इतने तरीके हैं देखने के कि आप अलग हर बार एक नया तरीका भी अपनाएंगे तो तरीके कभी कम नहीं होंगे. तरीके कभी कम नहीं होंगे. इतनी सुंदर चीज है. तो बेहतर है कि आपको नए नए आयाम दिखाए जाए, नए नए तरीके दिखाए जाए, बजाय एक ही तरीके को बार बार टेप रिकॉर्डर की तरह चलते हुए. पहले टीचर्स को कहा भी जाता था. पहले मुझे याद है जब हम क्लासों में पढ़ाते थे, जब बीएससी की जो ऑफलाइन हुआ करता था, तो मुझे सबसे ज्यादा शिकायत ये थी कि हम गणित का सिर्फ एक रूप जो है वो लगातार वही पढ़ाते रहते हैं. क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, आप भाई ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में ये होता है कि आपने एक बार पढ़ाया, जब आप अगली बार पढ़ाते हैं तो वो बच्चे भी नहीं होते, नए बच्चे आ जाते हैं. अब वो जब नए बच्चे आ जाते हैं तो आपको वही चीज तो वापस से करानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो नए है ना, उनको तो नहीं पता ना. और रिकॉर्डिंग पड़ी नहीं है कि आप उनको दिखा सकोगे देखो पीछे मैंने ये पढ़ाया था. तो हर बार आप एक ही सेम चीज, एक ही चीज बार बार पढ़ा रहे हैं. एक ही चीज, मतलब एक चीज को आप दो तरीके से या तीन तरीके से वहां पे नहीं पढ़ा सकते. ये ऑफलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, है ना ये. और इससे ज्यादा सबसे ज्यादा परेशान होता है टीचर. तो वो भी भाई एक रिकॉर्डिंग बन जाता है वो खुद. वो बार बार हर साल वही सब चीजें रिपीट कर रहा होता है. जो साल बदल रहे होते हैं, टीचर की रिकॉर्डिंग नहीं बदल रही होती. वो वही बोल रहा होता है, वही बोल रहा होता है. वो शुरू से, क्योंकि हर बार बच्चे बदल जाते हैं, उसे तो वहीं से शुरू करना पड़ता है. हर बार वो वही चीज बोलता रहता है. तो कहीं ना कहीं जो टीचर होता है वो भी एक रिजिड बन जाता है, एक सॉलिड चीज बन जाता है. जिसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए वो रिजिड हो जाता है. वो वही टेप रिकॉर्डर. कई बार टीचर्स को देखे, कई टीचर्स ऐसे होते हैं, वो जीके वाले को देख लीजिए. जीके वाले ऐसे होते हैं कि उन्हें आंखें बंद कर दो, सुला दो, मुंह में बोलते जाएंगे तो भी जीके निकलता रहेगा. वो एकदम रट्टा हुआ सा हो गया. ना तो उसमें कोई बच्चों का ज्यादा फायदा हो रहा है, ना टीचर का फायदा हो रहा है. टीचर भी एक तरह से जैसे हनुमान चालीसा बच्चे रट के बैठ जाते हैं, चाहे उन्हें अर्थ पता हो ना हो पता हो. हनुमान चालीसा बहुत जल्दी श्री गुरु चरण सरोज वो 3-4 मिनट में पूरा हनुमान चालीसा खत्म कर देंगे. एक भी लाइन पे खड़े होकर पूछो कि ये लाइन क्या कह रही है तो वो नहीं समझ में आएगा. तो ये बात ही तो महत्वपूर्ण है. ये ऑफलाइन में ड्रॉबैक था सबसे बड़ा. ऑनलाइन में यही चीज खूबसूरत है कि भैया आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा दिया, वो रिकॉर्डिंग पढ़ी है. किसी को भी उस तरीके से पढ़ना है, पढ़ना भी चाहिए अलग अलग तरीके से, तो वो वहां पे पढ़ा हुआ है, आप उसको जाके वहां देखिए. तो फर्स्ट टाइम में मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो इतिहास था उसका जिक्र किया हुआ है ना. इसके इतिहास का जिक्र किया हुआ कि किस तरीके से परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो इतिहास में आया है हमारे, मतलब किस तरीके से ये एक गणित की एक शाखा बनी है और इसकी क्या उपयोगिता है. तो वो चीजें मैं ना दोहराऊं, तो वो चीज आप वहां से पढ़िएगा और यहाँ से हम कुछ नया निराला, कोई नया रूप पढ़ेंगे. ठीक है. तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मतलब होता है क्रमचय संचय. हिंदी में इसको क्रमचय एवं संचय कहते हैं, है ना. ये क्या चीज है, देखिए. सबसे पहले आप जब स्कूल में होते हैं, सबसे पहले आपके पास आती है काउंटिंग. सबसे पहली चीज जो आप स्कूल में सीखते हैं वो होती है काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये बचपन में सबसे पहला हिस्सा जो होता है हमारा. देखो थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन टफ है. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वो है टफ है. क्यों टफ है? क्योंकि ये आपकी बेसिक ब्रांच है. ये मैथमेटिक्स की बेसिक ब्रांच है, जैसे नंबर सिस्टम है. इनसे पहले कोई फॉर्मूले नहीं है. ये आती है, फिर इनके ऊपर गणित बनती है आपकी. जो अब जैसे नंबर है,
नंबर के कोई फॉर्मूला आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि नंबर तो बेस है, वो आधार है। उसके फॉर्मूले कहां से हो सकते हैं? फॉर्मूले तब होते जब उससे पहले भी कोई गणित होती। नंबर आपकी पहली गणित है, ठीक है? नंबर जो है वो आपकी पहली गणित है। 1 मिनट। तो कुछ ब्रांचेस ऐसी होती है जो एकदम बेस में होती है, एकदम शुरुआत से शुरू होती है। अब वो एकदम शुरू से शुरू होगी तो वहां से फॉर्मूले कहाँ से आ सकते हैं? उसमें फॉर्मूले कहाँ से आ सकते हैं? तो वो तो आपका आधार है ना, वो तो आधार है। जैसे नींव है, अब नींव में फैंसी चीजें कहाँ से आ सकती है? नींव में थोड़ी कि नींव में बल्ब लग रहे हैं, लाइटें लग रही है, एलईडी लाइटें लग रही है, ग्रीन लाइटें लग रही है ना? वहाँ वाटर फ्लो हो रहा है, पानी का पाइप लगा दिया, मतलब कुछ ऐसा लगा दिया, झरना बह रहा है। नींव में ये चीजें थोड़ी दिखेंगी आपको, ये तो ऊपर दिखेंगी। जब बिल्डिंग बनेगी तब आपको वो सब चीजें, चमकती हुई चीजें जो है, वो सब चीजें बाद में दिखेंगी। नींव में तो आपको सिर्फ पत्थर दिखेंगे, वो भी मजबूती वाले, वो भी मजबूत पत्थर। यानी वहां पे आपको शुद्ध लॉजिक दिखेगा। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गई, नंबर थ्योरी हो गई, ये वो ब्रांचेस है जो एकदम बेस ब्रांच है। ये वो ब्रांच है जहां से गणित ने उठना शुरू किया है। ये नींव है, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, वो नींव है। तो ये आपकी नींव है। तो इनमें आपको ज्यादा फॉर्मूले देखने को नहीं मिलते, कंसेप्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं, तर्क ज्यादा देखने को मिलते हैं, लॉजिक ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसीलिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रायिकता को देख लीजिए। प्रायिकता की जो शुरुआत में आती है तो कोई फॉर्मूले नहीं होते, क्योंकि ये वो शुरुआती चीजें हैं जहां से गणित ने अपने आप को शुरू किए। भाई फल भी लगते हैं तो नीचे थोड़ी लगते हैं। जड़ें तो किसकी खूबसूरत होती है? किसी भी पेड़ को देख लो, चाहे वो आम का ही पेड़ क्यों ना हो, किसकी जड़ें ऐसी है जो बहुत खूबसूरत है? जड़ों का काम खूबसूरती नहीं होता, जड़ों का काम होता है रोके रखना, टिकाए रखना। और वो जो महत्वपूर्ण चीज उसे चाहिए, आम को उगने के लिए चाहिए, वो उस तक पहुंचाना, है ना? तो वही कहानी है कि ये जो ब्रांचेस है जिसके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए कई बार बच्चे परेशान भी हो जाते हैं कि ज्यामिति बहुत परेशान करती है, नंबर बहुत परेशान, नंबर सिस्टम बहुत परेशान करता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत परेशान करता है, प्रायिकता बहुत परेशान करती है। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है कि ये बेसिक ब्रांच है, ये एकदम शुरुआती ब्रांच है जहां से गणित ने उठना शुरू किया। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले नहीं मिलते। सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो यही है कि यहाँ आपको ज्यादा फॉर्मूले नहीं मिलते। यहाँ पे सब कुछ तर्क के ऊपर चलता है, शुद्ध लॉजिक के ऊपर चलता है, तार्किक रूप से ये चीजें चलती है। तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक आप लोगों के लिए होगा। इसलिए जो भी क्रमचय संचय को लेकर शिकायत कर रहे हैं, उनकी शिकायत इसलिए कि उन्हें समाकलन अवकलन इसलिए पसंद है कि फॉर्मूले होते हैं, सीधे लगाओ अवकलन हो जाता है, ऐसे करो समाकलन हो जाता है। तो वहां पे एक फिक्स टाइप हो जाता है, एक फॉर्मूला टाइप हो जाता है, एक सवालों के टाइप हो जाते हैं, तो आप उसे बांध सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई फॉर्मूले नहीं मिलते, और मिलते भी है तो कोई इक्के दुक्के कोई चुनिंदा फॉर्मूले हैं, वो भी बना रखे हैं, उसकी भी जरूरत नहीं है। बिना फॉर्मूले से भी आप इनको कर सकते हैं, लेकिन पूरे तरीके से समझने पर आधारित है। आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा, आपको पूरे तरीके से तार्किक रूप से इसको देखना पड़ेगा। आप फॉर्मूले पे रिलाई नहीं कर सकते। यही आप प्रायिकता को पढ़ेंगे भी, जस्ट आगे प्रायिकता पढ़ेंगे, सेम लॉजिक प्रायिकता में भी आएगा। प्रायिकता में भी आप अपने आप को देखेंगे कि फॉर्मूले है ही नहीं, और अगर आप फॉर्मूले पे आधारित होकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो बेकार जाएगा। जैसे नंबर में था, हम लोगों ने नंबर पढ़े थे, अभी 10 तक का नंबर सिस्टम कंप्लीट किया था, देखा था कहाँ फॉर्मूले थे, कौन से फॉर्मूले थे? कुछ भी पूछा जा सकता है ना? किसी नंबर की इतनी पावर करने पर इसका इकाई का अंक क्या बनेगा, इसका दहाई का अंक क्या बनेगा? कोई फॉर्मूला था? कोई फॉर्मूला नहीं था, है ना? तो फॉर्मूले नीचे वाले बेस में आपको फॉर्मूले नहीं मिलते, तो ये एक दिक्कत आ जाती है बच्चों को, क्योंकि हम अधिकतर गणित जो है वो तो पढ़ते हैं फॉर्मूलों के साथ। समाकलन ले लो, अवकलन ले लो, क्षेत्रकलन ले लो, चापकलन ले लो, कोई और ब्रांच को देखो, सारी ब्रांचें जो, क्योंकि ऊपर की ब्रांच है ये, ऊपर की ब्रांचों में आपको फॉर्मूले मिलते हैं, नीचे वाली ब्रांचों में नहीं मिलते। जो बेसिक ब्रांच है उनमें फॉर्मूले नहीं मिलते, बस ये दिक्कत आती है। तो ये जो ब्रांच है ये बेसिक ब्रांच है, तो इसलिए फॉर्मूले आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो फॉर्मूले ढूंढिएगा मत, ज्यादा इनमें तर्क ढूंढिएगा। फॉर्मूला के पीछे भागोगे तो क्रमचय संचय बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपका, क्योंकि फॉर्मूले है ही नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि एनपीआर एनसीआर वो ना भी हो, अगर एनपीआर एनसीआर ना भी हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आती, वो तो सिर्फ एक टेम्परेरी बना दिया हमने, बाकी क्रमचय संचय से ज्यादा सवाल उससे होते भी नहीं। तो बेहतर है आप एनपीआर और एनसीआर के पीछे ना पड़े, इनसे अलग रहें, और सीधा सीधा अपने तर्क के ऊपर आए, लॉजिक के ऊपर आए, समझने के ऊपर आए, तो ज्यादा ठीक काम करेगी। अब होता क्या है, शुरुआत करते हैं। जो मैं शुरू से कह रहा था कि सबसे पहले हमारा जो बच्चा पढ़ने स्कूल में जाता है, क्योंकि बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो आप उसका सीधा का सीधा कंपैरिजन कर सकते हैं। जब इंसान गुफा से बाहर निकला होगा, जब शिकार करता होगा, उस इंसान को और बच्चे को कंपेयर किया जा सकता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली उसके पैरेलल है जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है। पहला बच्चा पहली क्लास में क्या पढ़ता है, तो समझिए कि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा होगा। पहली क्लास में वो जो पढ़ रहा है, तो मानव ने भी अपनी सभ्यता के पहले हिस्से में क्या सीखा होगा,
1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। और ये 1 2 3 कैसे काम में लिए जाते हैं, मतलब कैसे आप गिनने में काम ले सकते हो, घर के सदस्यों को गिन सकते हो, अपना सामान गिन सकते हो, अपनी कॉपियां गिन सकते हो, है ना। तो शुरुआत यही रहती है, यही मानव सभ्यता की शुरुआत रही होगी। फिर जब 1 2 3 आगे बढ़े होंगे, जोड़ बाकी उनको आपस में जोड़ना घटाना ये आया होगा, तो मानव सभ्यता में वैसे ही आएगा। तो एग्जैक्टली उसी क्रम में, आप जिस क्रम में बच्चा पढ़ता है स्कूल में, उसी क्रम में मानव सभ्यता भी उसी क्रम में आगे बढ़ी है। और वैसे वैसे करते करते, और हम करते भी यही है। एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन का मतलब ये होता है कि जो मानव सभ्यता जिस तरीके से आई है उसी क्रम में आपको तैयार कराया जाए। वो जो पूरा ज्ञान है, अब वो तो हजारों सालों का है, 2300 सालों का, 2300 सालों का ज्ञान हम 12 साल या 15 साल के पैटर्न पे सेट करके आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब ज्ञान तो बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ज्ञान बढ़ता जा रहा है। अब जो कोर्स बनाने वाले हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, जो ये एजुकेशन सिस्टम को सेट करते हैं, इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज यही है कि 2300 साल मानव सभ्यता को, बहुत वैसे 2300 साल नहीं, 5000 साल भी हो चुके होंगे। अगर हम शुरुआत से करें, एकदम जहां से नंबर शुरू है वहां से काउंट करें, तो लगभग 6000 साल हो चुके हैं। 6000 साल का गणित हो चुका है। अब 6000 साल का गणित आपको केवल 10 क्लास तक पढ़ाना है, केवल 10 क्लास तक आपको 6000 साल का गणित पढ़ाना है। सोचो कितना मुश्किल होता होगा, कैसे सिलेबस बनाते होंगे, कैसे पाठ्यक्रम को तय करते होंगे कि 6000 सालों को 10 सालों में बांटना, यानी तकरीबन तकरीबन आप ये कह रहे हो कि 600 सालों को आप हर एक साल में पढ़ाएंगे। 6000 साल को डिवाइड करें 10 में, तो हर क्लास जो आपकी स्कूल की क्लास होती है, एक क्लास में आप 600 सालों का इतिहास कवर करते हैं। और ये मत सोचिए कि आप 10वीं क्लास तक कुछ नया इन्वेंशन करते हैं, कुछ इन्वेंशन नहीं करते, बल्कि जो 6000 सालों में आपने एज ए मानव सभ्यता जो गेन किया है, जो इकट्ठा किया है, वो आपको दिया जा रहा है, ताकि आप 6000 साल के बराबर का ज्ञान लेके 10 तक कवर हो जाए, और उसके बाद शुरू करें कुछ बड़ा, कुछ अनोखा, कुछ नया शुरू करें, है ना। लेकिन अब कितना मुश्किल होता होगा 6000 सालों का इतिहास को 10 सालों में बांधना, क्योंकि 11th में आने के बाद मान लीजिए कोई ने कॉमर्स ले ली, किसी ने आर्ट्स ले ली, तब तो वो नहीं पढ़ेगा ना। तो आपको 10th तक पहले तो ये देखना होता है कि 6000 साल की कौन सी गणित है जो इफेक्टिव है और बच्चे के लिए जरूरी है। आगे जाके चाहे वो कुछ भी बने, चाहे पेंटर ही बने, आगे जाके चाहे वो पेंटर ही बने, चाहे वो ड्राइंग बनाए, चाहे कुछ भी करे, लेकिन उसका काम ना रुके। जहां पे भी उसको गणित की जरूरत हो, उसको कमी महसूस ना हो। जैसे सब्जी लेने गया, जैसे लेन देन किया, बैंक में गया, खाता देखा, तो ये उसे प्रॉब्लम ना आए। तो 10 तक हमारी गणित का जो दायरा होता है वो यही होता है कि इतनी गणित हम उस तक पहुंचा दें जिससे उसका आगे का जीवन प्रभावित ना हो। अगर वो गणित के क्षेत्र में ना भी जाए, तो गणित के क्षेत्र में जाने से आपके जीवन से गणित नहीं जुड़ती। गणित तो आप तब भी, अगर आप अनपढ़ हैं तब भी आपके जीवन से गणित जुड़ी हुई है। गणित तो आपके जीवन से तब भी जुड़ी हुई है, जैसे मेडिकल साइंस है। मेडिकल साइंस आपके जीवन से तब भी जुड़ा हुआ है जब बायोलॉजी नहीं लेते हो आप। अगर मैं बायोलॉजी नहीं लेता तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? अगर मैं बायोलॉजी नहीं लेता हूं तो क्या मैं बीमार नहीं पड़ूंगा? अगर मैं बायोलॉजी नहीं लेता हूं तो मेरे सेल्स काम नहीं करते, मेरा हार्ट काम नहीं करता, वो सारी चीजें काम करती है। अगर मैं जूलॉजी लेता हूं या ज्योग्राफी लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लूं चाहे ना लूं, दुनिया तो अपने बेसिक चीजों से काम करती करती है। हाँ, अगर मुझे पता होगा तो मैं ज्यादा इसके प्रति संवेदन हो पाऊंगा, ज्यादा इस चीजों को यूज कर पाऊंगा। अगर मुझे बायोलॉजी पता होगी तो मुझे पता होगा मेरे शरीर को कैसे अच्छे से मैं रख सकता हूँ, है ना। तो ज्ञान तो आपको आगे फायदा पहुंचाता है उस चीजों को और बेटर यूज करने में। तो मैथ्स अगर आपने और आगे पढ़ ली तो आप अपने जीवन में और अच्छा बेहतर कर पाएंगे। 10 तक की बेस से आप जरूरी काम कर पाएंगे। जो आवश्यक चीजें हैं जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वो 10 तक की गणित में आपको दिया जाता है। फिर उसके बाद की गणित होती है जिससे आप बेटर कर सकें, आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर हो, आप हर चीजों में गणित को यूज करके उसको और ज्यादा अच्छे से एनालाइज कर सके, विश्लेषण कर सके, फायदा ले सके। मान लीजिए आपको ग्राफ बहुत अच्छे समझ में आते हैं तो आपको क्रिकेट भी अच्छा समझ में आता है। अगर आपको औसत अच्छा समझ में आता है, एवरेज अच्छा समझ में आता है, तो आपको क्रिकेट मैच का औसत भी समझ में आएगा। तो आपका क्रिकेट का अंदाज बदल जाएगा, क्रिकेट मैच देखने का तरीका बदल जाएगा, है ना। तो हर चीज बेहतर होती चली जाती है, वो सब्जेक्ट फिर आपके जीवन को बेहतर बनाने लग जाता है। ये एक बेसिक बात होती है। तो ये इतना सारा पूरा होता है। तो शुरू जैसे हम कहते हैं काउंटिंग, सबसे पहले आई होगी काउंटिंग 1 2 3 4 5। और काउंटिंग में क्या किया होगा, परिवार के सदस्यों को गिना होगा, जानवरों को गिना होगा, पेड़ों को गिना होगा, ये गिनने का काम हुआ होगा। लेकिन फिर हम आगे देखते हैं जब विकास में क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो हमें पता चला कि काउंटिंग 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग का सिर्फ एक छोटा रूप है, सिर्फ एक बहुत छोटा रूप है। काउंटिंग उससे ज्यादा बड़ी है। भी समझदार होते हैं इंसान। मानव सभ्यता को मैंने जैसे बताया 6000 साल, तो 6000 साल में हमने सिर्फ 1 2 3 नहीं सीखे, हमने ये भी सीखे हैं कि जो हम सीख रहे हैं वो बहुत छोटा है। ये समुद्र की एक बूंद के बराबर है, और समुद्र बहुत बड़ा है, और भी बूंदे हैं। तो वही हुआ, हमें लगा 1 2 3 4 5 से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं,
हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कैसे? 1 2 3 हमारा बेसिक है, हमारा बेसिक है। मैं दुकान पे खरीदने गया और मैंने 3 चॉकलेट खरीद ली। मैं घर गया, मेरे 2 बच्चे थे। अब अकाउंटिंग का नया रूप होगा, मुझे 3 चॉकलेट अपने 2 बच्चों में बांटनी है। 3 चॉकलेट को 2 बच्चों में बांटनी है, यानी अब मुझे काउंटिंग से आगे जाना पड़ेगा। अब मुझे काउंटिंग से आगे जाना पड़ेगा। चल ले, मान लीजिए चॉकलेट तोड़ने की नौबत ना ले, मान लीजिए मैं 2 ही चॉकलेट लाया और 2 बच्चे हैं, तो यहाँ पे भी मेरा मामला आगे काउंटिंग से ऊपर चला जाएगा। क्यों? अब मेरे पास 2 चॉकलेट है, 2 बच्चे हैं। तो चॉकलेट मैं किसको कौन सी दूं, ये भी तो मुझे चुनाव करना पड़ेगा। ये भी तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चॉकलेट किसको दूं और कितने तरीके से मैं ये चॉकलेट बच्चों को दे सकता हूं। तो यानी अब आप बियॉन्ड द काउंटिंग जा रहे हैं, काउंटिंग से भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी काउंटिंग है, ये भी एक तरह की काउंटिंग है। मान लीजिए मैं 2 चॉकलेट लेकर गया अपने घर, एक चॉकलेट का नाम C1 है, एक चॉकलेट का नाम C2 है। मेरे 2 बच्चे, फिलहाल काम हो गया, मैंने उसको पैसे दिए और उसने मुझे 2 चॉकलेट दे दी दुकानदार ने। इससे मेरा बेसिक काम तो हो गया, बेसिक काम तो हो गया, 2 चॉकलेट मिल गई। अब मैं आया घर पे, घर पे आके जब मैं अपने बच्चों को ये चॉकलेट बांटूंगा, फर्स्ट और सेकंड को, तो मेरे पास काउंटिंग से बढ़कर कुछ होगा। मैंने पहले बच्चे को C1 चॉकलेट दे दी, दूसरे को C2 दे दी। मैं ऐसे भी कर सकता था, इसको C2 दे दूं, इसको C1 दे दूं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ और नए तरीके इजाद हो गए। अब मेरे पास 2 तरीके आ गए चॉकलेट बांटने के। नंबर 1, नंबर 2। अगर यही सोचिए अगर मेरे पास 3 चॉकलेट होती, एक और होती और 3 बच्चे होते, तो संभावनाएं और ज्यादा बड़ी हो जाती, बांटने के तरीके और बढ़ जाते। ये लो 3 चॉकलेट, 3 जने में जब बांटने जाऊंगा तो मुझे काउंटिंग से आगे बढ़ना पड़ेगा। अब सिर्फ काउंटिंग से काम नहीं चल सकता। अब सिर्फ काउंटिंग से सिर्फ काम तब तक चल सकता है जब तक आप दुकान से चॉकलेट उठाते हैं, तो आपकी काउंटिंग से काम चल जाएगा। पैसे दिए, 3 चॉकलेट ली, बात खत्म। लेकिन जब आप घर जाएंगे और जब बच्चों में बांटने जाएंगे, तब आपके पास एक काउंटिंग का एक और रूप आपको चाहिए होगा। समझ रहे? कैसे आप चयन करेंगे कि ये चॉकलेट बांटी जाए, कैसे बांटी जाए। समझ रहे? ये पहले हिस्से में नहीं था। अब आप सोचोगे पहले पहले में ये दिक्कत नहीं थी, पहले शिकार करते थे कौन सी चॉकलेटें थी। जैसे जैसे मानव सभ्यता आगे बढ़ी, तब मामला शुरू हुआ बांटने का। जब बंटवारे होने शुरू हुए, तो इस चीज की भी आवश्यकता हुई कि बांटने के भी तो तरीके हो सकते हैं, चीजों को अलॉट करने के भी तो तरीके हो सकते हैं। अलॉटमेंट कैसे होगा? आपने चीजें ले ली, काउंटिंग से आपका काम पूरा हो गया। काउंटिंग से इतना हुआ कि आपने जितना लेना चाहते थे उतना ले लिया, लेकिन उतना लेने के बाद जब बांटा जाएगा, तो उसके उसके कितने तरीके होंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो डे बाय डे में कोई भी पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों के लिए घर में चॉकलेट लेके जाते हैं, वो एक चीज फेस करते हैं कि भाई कैसे बांटा जाए। अब ये सिर्फ क्या यहाँ तक ये सिर्फ चॉकलेट बांटने की समस्या है? नहीं, ये आपके दैनिक जीवन में जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें, बहुत सारी है। आपका गाड़ी का नंबर देख लीजिए, आपका आधार नंबर देख लीजिए, ये भी तो कॉम्बिनेशन है। ये भी तो कुछ हमारे पास क्या है, डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 9 और एक 0। इन डिजिट से तो हमारे गाड़ी के नंबर बने हुए हैं। इसी से हमारी संख्याएं भी बनी हुई है, 12 15 18 23 25 45। ये भी तो 2 नंबरों से, 2 अंकों से तो मिलकर बनी हुई है। आपका नाम है, वो 4 अल्फाबेट से, मेरा नाम जैसे अमित है, तो वो 4 अल्फाबेट के 4 कैरेक्टर से तो बना हुआ है। हम सबका नाम हम सबका नाम 26 अल्फाबेट से तो बना हुआ है। ए से लेकर जेड तक के जो 26 अल्फाबेट है, उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से तो हमारे नाम बने हुए हैं। हमारे नाम क्यों बने हुए हैं? आज मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ, जो भी किताबें छपी पड़ी है, लाखों किताबें छपी पड़ी होगी, टोटल कितने? टोटल 26 अक्षर है जो किताबों पे किताबें बनाए जा रहे हैं। चाहे आप कोई भी किताब बनाइए, अगर इंग्लिश में आप किताब बनाते हैं तो आप 26 अक्षरों से बनाते हैं। 26 अक्षरों से आप किताबें छाप रहे हैं और भांति भांति की किताबें छाप रहे हैं। कोई भाषण दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या कर रहा है? वो 26 अक्षरों का, अंग्रेजी में अगर बात कर रहा है, हिंदी के अपने हिसाब से हो जाएंगे, इंग्लिश में अगर बात चल रही है तो वो 26 अल्फाबेट का अलग अलग यूज कर रहा है और अलग अलग यूज करके अलग अलग शब्द बना रहा है, वाक्य बना रहा है और फिर बड़े पैराग्राफ बना रहे हैं। तो चल तो यही रहे। इसका मतलब ये बियॉन्ड है, ये काउंटिंग से ऊपर है और इसी से सारी दुनिया चल रही है, इसी से ही सब कुछ
चल रहा है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि काउंटिंग सिर्फ सीमित मात्रा में है, काउंटिंग से काम नहीं चल सकता, सिर्फ काउंटिंग से काम नहीं चल सकता, हमें काउंटिंग से आगे जाना पड़ेगा, हमें काउंटिंग से आगे जाना पड़ेगा, यानी काउंटिंग को बड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब हमारा ये भी काउंटिंग है, बांटना भी अपने आप में काउंटिंग है, क्योंकि सिर्फ टॉफी खरीद लेना ही काउंटिंग नहीं है, टॉफी खरीद के आगे बांटना भी काउंटिंग है। इसीलिए आप देखेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन को है ना क्रमचय संचय 11-12 में कहते हैं, अगर पीछे जाके देखें तो उसको काउंटिंग ही कहते हैं, इसको काउंटिंग ही कहते हैं। अगर आप देखें, अगर आप डीएसएसबी के सिलेबस को देखें, उसमें काउंटिंग ही नाम लिखा हुआ है इसका। और बहुत सारी जो पुरानी किताबें होती हैं, जो बेसिक किताबें होती है, जैसे ओलंपियाड होते हैं, ओलंपियाड में इसको काउंटिंग के नाम से ही जाना जाता है, इसको भी काउंटिंग ही कहते हैं, ये भी काउंटिंग ही है। ऑब्वियसली बात है, खाली टॉफी खरीदना ही थोड़ी काउंटिंग है, बांटना भी तो काउंटिंग है। सही है गलत है, वो भी तो काउंटिंग है। अगर आपने सिर्फ अंक ले लिए, अंक से आप जो नंबर बना रहे हैं वो भी तो एक प्रकार की काउंटिंग है, कैसे कितने नंबर बन सकते हैं, कौन कौन से नंबर बन सकते हैं, तो ये सारा का सारा काउंटिंग में आता है। तो काउंटिंग में भी हम दो प्रकार की बात करेंगे, दो खास प्रकार, एक का नाम होता है क्रमचय, एक का नाम होता है संचय। अब याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर चीजें दी गई है, टोटल मान लीजिए वो n चीजें, जैसे यहाँ पे टॉफियां थी, मान लो आपके पास n चीजें, ये कुल वस्तुएं। अब इन वस्तुओं में आपको आगे ले जाकर जो बच्चे हैं जिनमें टॉफियां बांटनी है, मान लो उनकी संख्या r है, तो आपको n टॉफियां, n चीजें r लोगों में बांटनी है, वितरित करनी है। कितने तरीकों से आप वितरित कर सकते हैं, सारा खेल इसी बात का है, सारा खेल इसी बात का है, ये ही काउंटिंग है। n चीजें आपके पास है, मान लीजिए 3 टॉफी हैं, 2 बच्चे हैं, या 3 टॉफियां हैं, 1 बच्चा है, ठीक है, या 3 टॉफियां 3 बच्चे, तो आप उनको बांट रहे हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि 3 टॉफियां 4 बच्चे, ऐसा तो आप कभी नहीं करोगे, ऐसा तो कभी नहीं करोगे। टॉफी ऑब्वियसली बात है, टॉफियां ज्यादा ले जाओगे, टॉफियां ज्यादा ले जाओगे, बराबर ले जाओगे, लेकिन कम तो नहीं लेके जाओगे, तो n हमेशा r से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो जब भी आप घर पे जाएंगे तो टॉफियों की संख्या जो आप लेके जाएंगे वो हमेशा r से ज्यादा होगी, क्योंकि 5 चीजें बांटनी है, 5 आदमियों में बांट सकते हो, 5 चीजें 6 आदमियों में तो नहीं बांट सकते, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि 5 आदमी है, 5 चीजें बांट रहे हो, 6 में बांट रहे हो, तो एक आदमी तो खाली जाएगा, एक आदमी तो खाली जाएगा, खाली आप क्यों भेजोगे। तो इसलिए n हमेशा r चीजें, पर कोई आदमी कितना बांट सकता है, उतना ही बांट सकता है जितना वो लाया है। एक आदमी कितना बांट सकता है, अगर मैं 5 टॉफियां लाया हूँ तो 5 ही तो बांट सकता हूँ, 6 तो नहीं बांट सकता ना, 5 लाऊंगा 6 बांटूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ज्यादा से ज्यादा मैं 5 टॉफियां लाया, मैंने 5 बांट दी, हो सकता है एक मैं अपने पास रख लूं, 4 ही बांटू, हो सकता है मैं ये कर सकता हूँ कि 5 लाया हूँ, 3 बांट दूं, 2 बांट दूं, 1 बांट दूं, 0 बांट दूं, हो सकता है बिल्कुल ही ना बांटोगे, कुछ नहीं बांटना, सारी टॉफियां मेरी जेब में रहेगी, किसी को कुछ नहीं दूंगा, ये भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आर का मान कहां तक जा सकता है, 0 तक हो सकता है, संभव है। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो कि क्या हो सकता है। अगर 5 टॉफियां मैं लेके जाऊं घर पे तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं 5 बांट सकता हूँ, मैं 4 बांट सकता हूँ, मैं 3 बांट सकता हूँ, मैं 2 बांट सकता हूँ, मैं 1 बांट सकता हूँ, और मैं मना ही कर दूं कुछ नहीं बांटूंगा, 0 भी कर सकता हूँ। तो ये होता है टोटल वस्तुएं n, r है जो आप उसे बांट रहे हैं, जो आप उसे बांट रहे हैं, और बांटने वाला r जो है वो 0 हो सकता है या ज्यादा से ज्यादा n के बराबर हो सकता है। क्लियर होगी ये बात, ये आइडिया समझ में आ गया कि आप क्या करने वाले हैं। आप बांटने के तरीके ढूंढने वाले हैं, बांटने के तरीके, बांटने के तरीके को चयन कहते हैं, चयन, चुनना ही तो होता है, चुनना ही तो होता है ना, कि भाई चुन रहे हो कि इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा, इसको ये दूंगा, इनको चयन कहते हैं। ठीक है, अब यहां से हम 2 नई चीज निकालेंगे, काउंटिंग, गिनती। गिनती में 2 तरीके हो सकते हैं, अब इसमें भी 2 तरीके, बांटने में भी 2 चीजें हो सकती है। कई बार जब आप चीजें बांट रहे हैं उससे इस बात का फर्क पड़ेगा कि आप इसे ये दे रहे हो या इसे ये दे रहे हो। मान लो ये टॉफियां सेम होती, तो अगर ये टॉफियां सेम होती, C1 C2 C3 तीनों टॉफियां सेम होती, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली टॉफी किसको दी है, दूसरी किसको दी है, या इसको दूसरी दे दो, इसको पहली दे दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन ये टॉफियां अगर अलग अलग होती, अगर ये टॉफियां अलग अलग है तब तो फर्क पड़ेगा,
किसी के पास C1 गई या C2 गई या C3 गई, फर्क पड़ेगा। इस बात से फर्क पड़ेगा कि किसके पास कौन सी टॉफी जा रही है। अगर टॉफियां अलग अलग है, अगर C1 C2 C3 अगर भिन्न भिन्न है, तो इस बात से फर्क पड़ेगा कि उसके पास C2 टॉफी गई है या C1 टॉफी गई है। लेकिन अगर टॉफियां सेम है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसके पास कौन सी टॉफी गई है। यानी इंपॉर्टेंट है क्रम। क्रम का मतलब किसके पास कौन सी टॉफी गई है। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीजें आ जाती है। एक आ जाता है क्रम, जब इस बात से फर्क पड़ता है कि किसके पास क्या गया है, वो अलग बात है, और ये अलग बात है ना। जैसे आप ट्रेन में जाते हैं तो दो सीट होती है, एक सीट होती है खिड़की वाली, एक सीट होती है बिना खिड़की वाली। अंतर है या नहीं है? अंतर है या नहीं है? अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो दो सीटें होती है, एक सीट होती है जो खिड़की के पास होती है, एक सीट होती है जो खिड़की से दूर होती है, मतलब खिड़की के पास नहीं होती। दोनों सीटें क्या सेम है? क्या दोनों सीट सेम है? नहीं, ऑब्वियसली बात अंतर है। खिड़की वाली सीट खिड़की वाली होती है और बिना खिड़की वाली बिना खिड़की वाली होती है ना। तो ये दो चीजें कहलाएंगी, ये दो चीज कहलाएंगी। तो वैसे इंपॉर्टेंस आ जाता है। कई बार क्रम का महत्व होता है। क्रम का महत्व होता है कि आगे पीछे करने से फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। बांट तो तब भी रहे हैं, बिठा तो तब भी रहे हैं, फिर भी वही कर रहे हैं। बिठाने का तरीका, चयन करने का तरीका तो वही है, लेकिन अब इस बात से भी फर्क पड़ रहा है कि कौन यहाँ बैठा है और कौन यहाँ बैठा है। तो ऐसे केस में हम दो वर्ड बनाते हैं। एक का नाम बताते हैं क्रमचय, दूसरा है संचय। क्रमचय संचय, सही है। क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसका नाम ही परमुटेशन है। जब क्रम से फर्क पड़ता है, जब क्रम से फर्क, चलो कुछ बात कर लेते हैं अभी, कुछ एग्जाम्पल लेके इस बात को पहले क्लियर करते हैं कि क्रमचय संचय में क्या अंतर होता है। अभी तो समझा दिया कि भी क्रम का फर्क पड़ता है। आप चीजों को बांटिए, बांटने के बाद अगर आप आगे पीछे करते हो और आगे पीछे करने से इफेक्ट पड़ता है तो फिर वो क्रमचय है। मतलब वहां पे चयन तो होना ही होना है, चुनना तो था ही था। चुनने के बाद इस बात का भी फर्क पड़ रहा है कि कौन आगे बैठा है कौन पीछे बैठा है, कौन इधर बैठा है कौन उधर बैठा है। इस बात से फर्क पड़ रहा है। मतलब वो दो स्थितियां मानी जा रही है, इधर बैठना इधर बैठना और इधर बैठना इधर बैठना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अलग अलग बातें। जैसे आपने ट्रेन, 5 आदमी थे, आपने 3 आदमियों को ट्रेन में बिठाया, तो पहले तो 5 में से 3 को चुना कि भैया इन 3 को बिठाऊंगा। फिर 3 को भी बिठाया तो तू खिड़की पे बैठ जा, तू खिड़की से दूर बैठ जा, तो वो भी तो आगे मायने रखेगा ना, वो भी तो मायने रखेगा। तो चुनना तो था ही था, प्लस उन्हें बिठाना भी था, और बिठाने में भी आगे पीछे से फर्क पड़ रहा था। तो इसका मतलब वो क्रमचय है। और सिर्फ चुनना है और बिठाने का कोई फर्क नहीं पड़ता तो संचय। एग्जाम्पल लेते हैं, एक कलर का एग्जाम्पल ले लो। मान लो किसी बच्चे के पास 3 कलर है, पहला, दूसरा और तीसरा, उसके पास 3 कलर है। अब बच्चे को असाइनमेंट मिला है कि इन 3 कलर में से कोई भी 2 कलर लेके झंडे बनाओ, कोई भी 2 कलर लेके झंडा बनाओ। तो बच्चा क्या क्या चुन सकता है 3 कलर में से? देखो टोटल हो गए 3, ये हो गया आपका एन का मान। रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूले से मत पढ़िएगा इसको। जब तक आप इसको फॉर्मूले से पढ़ते रहेंगे क्रमचय संचय को, आपकी क्रमचय संचय की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। आपकी क्रमचय संचय की परेशानी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि फॉर्मूलों से क्रमचय संचय के सवाल होते ही नहीं है। और कोई 4-5 हो भी गए तो बाकी 95 सवाल फॉर्मूलों से नहीं होते, फॉर्मूलों से नहीं होते, समझदारी से होते हैं। तो पहले इसको समझो कि हो क्या रहा है। जब तक ये नहीं समझोगे क्रमचय संचय कभी भी ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप इंतजार कर रहे हैं कि कुछ फॉर्मूले आएंगे और वो मैं लगा दूंगा और उत्तर आ जाएंगे। तो क्रमचय संचय में ऐसा नहीं होने वाला। जैसे नंबर सिस्टम हमने किया था, नंबर सिस्टम में मैंने यही बात कही थी कि फॉर्मूलों पे रिलाई मत करना, क्योंकि नंबर सिस्टम बेसिक ब्रांच है, इसमें फॉर्मूले नहीं मिलेंगे आपको। अगर फॉर्मूले के पीछे जाओगे तो खाली घूमते रह जाओगे। इससे बेहतर है कि समझ बनाओ कि कह क्या रहा है, करना क्या है और कैसे बनते हैं, ताकि बेसिक से शुरू करो, एकदम फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करो। फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब एकदम जीरो से कि भी हो क्या रहा है, फॉर्मूलों की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि फॉर्मूले जरूरत पड़ भी गई तो भी यहाँ पे मिलने वाले तो है नहीं। तो 3 कलर है, लाल हरा नीला, ये आपके कुल हो गए। अब बच्चा क्या कर सकता है? 3 कलर है, 3 कलर में से 3 कलर ले सकता था, 2 कलर ले सकता था, 1 कलर ले सकता था,
यही तो कर सकता था कि तीनों के तीनों कलर ले ले। अब 4 कलर तो नहीं ले सकता, जब कलर ही उसके पास 3 है, जब कलर ही उसके पास 3 है तो वो 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 1 ले सकता है, 0 ले सकता है, मान लो बिल्कुल भी ना ले, कोई कलर नहीं ले, असाइनमेंट करूंगा ही नहीं। लेकिन स्कूल वालों ने कह दिया कि 2 ही कलर से बनाना है, इसका मतलब आर का मान फिक्स हो गया। आर का मान स्कूल वालों ने फिक्स कर दिया कि भैया 2 ही कलर लेना, तो ये आर फिक्स हो गया। और अगर आर फिक्स नहीं होता तो फिर हम आर क्या क्या ले सकते थे? अगर आर फिक्स नहीं होता तो आर हम क्या क्या ले सकते थे? आर हम 0 ले सकते थे, एक भी कलर ना लूं, एक कलर लूं। ये तो अच्छी बात है, देखो स्कूल ने फिक्स कर दिया। क्वेश्चन फिक्स कर देगा तो आर फिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन कह देगा भैया 2 ही कलर लेने, 2 लेने, तो आर फिक्स हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है नहीं 3 कलर है और झंडे बना के दिखाओ, कुल झंडे कितने बनेंगे, तो फिर हम शुरू कर सकते हैं। फिर हम 0 भी ले सकते हैं, बिना कलर का झंडा बना सकते हैं, कलर ही ना हो, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। कागज जैसा कागज पड़ा है वैसा का वैसा झंडा बना दो, खाली कोरा कागज वही झंडा है। हो सकता है ना किसी देश का, कोई जरूरत थोड़ी कि झंडे के ऊपर चिन्ह बने हो तो ही झंडा होता है। व्हाइट कलर का भी तो होता ही है, होता ही। वो युद्ध विराम का जो झंडा होता है व्हाइट कलर का होता है ना, युद्ध विराम वाला जो झंडा होता है वो सफेद कलर का ही तो होता है, खाली खाली कपड़ा ही तो होता है। तो वो भी हो सकता है, कोई कलर नहीं लेके एक झंडा बन गया, ठीक है, कोई कलर लिए बिना एक हो गया, एक एक कलर लेके, यानी एक लाल का झंडा बन जाएगा, एक हरे का बन जाएगा, एक नीले का बन जाएगा। फिर 2 कलर लेके झंडे बना सकता है, फिर 3 कलर लेके झंडे बना सकता है ना। अब तो आर दे दिया, इसके में आर दे दिया, आर का मान 2 दे दिया, इसका मतलब 2 कलर ही लेने हैं, ना तो 2 से कम लेने हैं ना 2 से ज्यादा लेने हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? आप आर का मान एन से ज्यादा नहीं ले सकते, है ना। जैसे ही एन आ जाए समझ जाओ कि आर के पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें से 0 कलर चुनूं, 1 कलर चुनूं, 2 कलर चुनूं और तीनों कलर चुनूं। ये हो गया, ये है पहला फाल, इसे कहते हैं चयन। इसका नाम होता है चयन करना, ठीक है। सबसे पहला काम हो गया चयन। अब यहां से देखो, आपने चूज कर लिया लाल और हरा, एक ये हो सकता है, 2 कलर चुनने ना, लाल व हरा, या फिर लाल व नीला, और फिर ले सकते हैं हरा व नीला। तो ये हो गए चुनने के तरीके, ये चुनने के तरीके। रुको, अभी अभी चुनना हो गया। अगर 3 कलर में से 2 कलर चुनने हो तो आपके पास 3 तरीके हो सकते हैं, 1, 2 और 3। ये तो हो गया चुनना, इसको कहते हैं संचय। इसको कहते हैं संचय, बस चुनना, सिर्फ चुनना, सिर्फ चुन लिया। भाई 3 चीजें थी, 2 चीज चुननी थी, तो 2 के जो जो चुनाव हो सकते थे वो सारे कर लिए, चुनना हो गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि भाई झंडे बनाने, झंडे बनाने हैं तो बच्चे को कलर सिर्फ लेने ही नहीं है, कलर लेने ही नहीं है बल्कि कलर से झंडे भी बनाने हैं। तो बच्चा आगे जाएगा, ये लिया, लाल कलर ऊपर किया, लाल ऊपर रखा, हरा नीचे रखा, हो गया। या ये भी कर सकता है, हरा ऊपर ले, लाल नीचे ले, और ये दोनों ही झंडे अलग अलग होंगे, ये दोनों ही झंडे अलग अलग होंगे, ये अलग अलग होंगे। इसका मतलब आगे क्रम का भी फर्क पड़ रहा है, आगे इस बात का भी फर्क पड़ रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे, इस बात से भी फर्क पड़ रहा है कि कौन आगे है कौन पीछे। फिर यहां से भी लिया, यहां से भी वही, लाल रंग ऊपर, नीला रंग नीचे, या फिर नीला ऊपर, लाल नीचे। हरा नीला, तो कितने झंडे बने? फिर से काउंटिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी यहाँ पे
गौर करने वाली बात है कि क्रम का भी फर्क पड़ रहा है, सिर्फ चुनने से नहीं चलेगा, सिर्फ चुनने से नहीं चलेगा, आगे आपको क्रम को भी देखना होगा। अगर आपने क्रम को नहीं देखा, अगर आपने क्रम को नहीं देखा तो फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आपको क्रम को भी देखना पड़ेगा, सिर्फ चुनने तक आप नहीं जा सकते कि भाई चुन लिया और झंडे बन जाएंगे, नहीं। चुनने के बाद आपको कलर को ऊपर नीचे करने से भी, इस बात से भी फर्क पड़ेगा कि आगे क्या हो रहा है। ये हो गया आपका क्रम चेंज। अगर सेम एग्जांपल हम चेंज करें और अलग क्वेश्चन पे ले, मान लो एक मैच करवाते हैं टेनिस का, एक टेनिस का मैच करवाते हैं। लाल सिंह, हरिराम और तीसरा कौन सा था? चलो नील ले लेते हैं, लाल सिंह, हरिराम और नील ले लेते हैं। इनके बीच में टेनिस का मैच करवाते हैं। अब टेनिस का मैच तो दो प्लेयर के बीच में होगा, टेनिस का मैच तो दो प्लेयर के बीच में होगा। अभी भी हमारे पास एन का मान 3 है, जैसे पिछली बार 3 कलर थे, इस बार 3 व्यक्ति हैं। अब मैच करवाना है तो मैच तो दो के बीच में होगा, तो आर का मान फिक्स हो गया, क्योंकि मैच तो दो के बीच में होता है। आर का मान फिक्स हो गया। आर का मान फिक्स होने के बाद में यहाँ पे ये हो सकता है कि हम इन दो के बीच में मैच करा दें, लाल सिंह वर्सेस हरिराम। ये हो सकता है लाल सिंह वर्सेस नील। ये हो सकता है हरिराम वर्सेस नील। क्या अब आगे ले जाएं, इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? अब आगे ले जा सकते हैं क्या इसको? क्या इसको अब आगे ले जा सकते हैं? क्या हम इस बार भी ऐसा कर सकते हैं कि दो मैच हो जाए? क्या ये दो मैच माने जाएंगे, लाल सिंह वर्सेस हरिराम और हरिराम वर्सेस लाल सिंह? मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, क्या ये दो मैच माने जाते हैं? सोचो, जब आप क्रिकेट देखते हैं तो क्या क्रिकेट में इस बात से बनता है, क्या इस बात से कुछ बनेगा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया? क्या ये दो मैच होते हैं, एक ही मैच होते हैं? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बोलो या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया बोलो, क्या वो अलग अलग दो मैच है या वो एक ही मैच है? तो एक ही मैच है। इसका मतलब है अब इस बात की कोई जगह नहीं है, इस क्रम का कोई मतलब नहीं है। इन चीजों में अब आगे पीछे रखने से कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस केस में सिर्फ चयन हुआ, भैया 3 में से 2 चुन लो, बात खत्म। 3 में से 2 चुन लो, बात खत्म। जब ऐसा हो, सिर्फ चुनना ही बस महत्व है, चुनने के बाद आगे का कोई महत्व नहीं है। इसी का नाम है संचय, इसी का नाम है संचय। बात समझ में आई या नहीं आई? क्रमचय संचय का डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? देखो चयन दोनों में ही है, चुनना दोनों में ही पड़ेगा। एक में चुनने के बाद में आगे कुछ नहीं होता, एक में सिर्फ चुनना होता है, चुनने के बाद कुछ नहीं होता। एक में चुनना भी होता है और उसके आगे जाने पर इस बात से भी फर्क पड़ रहा है कि आप उन दो को किस तरीके से रखते हैं, उसके क्रम का फर्क आगे पड़ रहा है। आगे पड़ रहा है तो फिर वो क्रम चय बन गया, जिसमें चयन भी है और क्रम भी है। क्रम का भी महत्व, नाम सोच समझ के रखें, ऐसे थोड़ी क्रम चय, क्रम का महत्व है तभी तो क्रम चय बना, संचय में नहीं है, सिर्फ चयन है ना। संचय सिर्फ कॉम्बिनेशन, बस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि भी कौन आगे खड़ा है, कौन पीछे खड़ा है, कौन दाएं खड़ा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक मामला जिसमें सिर्फ सिर्फ चुन लिया, वहीं पे फुल स्टॉप। एक है जिसमें चुन लिया, उसके बाद में आगे पीछे का महत्व है। चाहिए? क्लियर है ये बात? इसमें बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई शंका है तो बताओ। पहली बात, कुछ वस्तुएं होंगी जिसको हम एन बोलेंगे हर सवाल में, चाहे आप फर्स्ट सवाल ले लो और चाहे आखिर तक सवाल ले लो, क्रमचय संचय के सारे सवाल एक जैसे ही होते हैं, सब में कुल वस्तुएं होती है। फिर उसमें से वस्तुएं चुननी होती है, चुननी तो पड़ेगी पड़ेगी। अब चुनने के बाद कहानी शुरू होती है कि चुनने के बाद क्या आप उनके आगे क्रम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे।
भाई क्रम बनते होंगे तो बनाएंगे, नहीं बनते होंगे तो नहीं बनाएंगे। जैसे इसमें क्रम नहीं बनते, क्यों बनाएंगे? और बना भी देंगे तो क्या फायदा होगा? बना भी देंगे तो आगे क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा, वो काउंट होंगे नहीं, आगे काउंटिंग नहीं बढ़ेगी, ये काउंटिंग यहीं खत्म हो गई। ये 3 मतलब 3, यहीं काउंटिंग खत्म हो गई, वहां बढ़ी, वहां बढ़ी। समझे बातों को? तो कई बार मामले में आगे हम बढ़ाते हैं, आगे वो उसका आगे बढ़ना मायने रखता है, उसका क्रम भी मायने रखता है, सिर्फ चुनाव ही मायने नहीं रखता। चुनाव तो होता ही होता है, वो चुनाव तो दोनों में ही होता है, लेकिन चुनाव के बाद इस बात से भी फर्क पड़ता है कि आपने उनको रखा कैसे, आपने उनको रखा कैसे। ऐसे एक नंबरों का एग्जाम्पल ले लें, मान लो 3 अंक है, 1, 2 और 3। इन 3 अंकों से टोटल कितने हो गए? 3। इन 3 अंकों से आप कोई भी 2 अंक लेकर संख्या बनाओ। अब 2 अंक लेकर संख्या बनानी है तो पहले आप 2 अंक चुनेंगे, पहला काम चुनाव, फर्स्ट चुनाव। आपने चुन लिया 1 और 2 को, नंबर 1 और 3 को, ये तो होता चुनना। अब इसे अच्छे से समझ लेना है बार बार, क्योंकि अभी तो हम डायग्राम बना के इनकी बातें कर रहे हैं, फिर अगली बार जब सवाल करेंगे तो फिर डायग्राम नहीं बनाएंगे, फिर हम डायग्राम नहीं बनाएंगे। इसलिए अभी अच्छे से इसको कोर पार्ट को अपने अंदर जाने दो, समझने दो कि हो क्या रहा है, फिर हम सीधा डायरेक्ट करेंगे, हाँ ये रहे इतने बन जाएंगे, क्योंकि फिर तो स्पीड बढ़ानी पड़ती है ना। तो इसलिए एक बार अच्छे समझ लो कि क्या होता है। पहला होता है चुनाव, जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी नंबर नहीं बना रहे हैं, अभी तो सिर्फ चुन रहे हैं कि किन 2 अंकों को मैं चुनूं, चुन लिया। अब चुनने के बाद आएगा अगला, क्योंकि अब संख्या भी बनानी है, क्वेश्चन ने कहा है संख्या बनानी है, संख्या बनानी है तो एक स्टेप आगे बढ़ेगा। 12, 21, 13, 31, 23, 32, ये आगे गया, समझ में आया? 12, 21, 13, 31, 23, 32, क्योंकि इसमें आपको आगे जाना था, और जाना मायने भी रखता है, आगे जाना अर्थ भी रखता है। समझ गए? तो आगे कई बार है वो अर्थ खत्म हो जाता है, आगे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, बात खत्म, कोई मतलब नहीं बनता। तो क्या, जैसे मैंने बताया था कि भाई आपने 3 टॉफियां लाए, 2 बच्चों में बांटनी है, तो आप सेम टॉफियां हैं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा कि तू ये ले ले या तू ये ले ले, तो सेम टॉफी है, क्या फर्क पड़ेगा? अगर टॉफियां अलग अलग होती तो फर्क पड़ता है, भाई तू डेयरी मिल्क ले ली, तू 5 स्टार ले ले, नहीं एक काम कर, तू 5 स्टार ले ले, तू डेयरी मिल्क ले ले, तब तो मायने रखता है। वरना जब चीजें सेम हो, जब आगे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर हम क्यों एक्सचेंज करेंगे, क्यों उनके क्रम बनाएंगे? क्रम मायने रखता हो तो क्रम बनाएंगे, नहीं मायने रखता हो तो हम संचय पे ही खत्म कर देंगे, संचय पे ही इसको खत्म कर देंगे। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ठीक, चलो अब आ जाओ एक 2 बेसिक फॉर्मूलों के ऊपर, 2 बेसिक फॉर्मूले पे आ जाते हैं। जो हमारा क्रमचय होता है ना, क्रमचय होता है, उसमें हमारे पास अगर n वस्तुएं हैं और हमें उसमें से r वस्तुएं चुननी है, चुननी भी है और आगे जाके उनके क्रम भी बनाने हैं। जैसे 3 थी, 3 में से 2 चुनी, चुन के आगे उनको क्रम भी बनाया, तो ये टोटल नंबर कितने होंगे वो आप NPR से निकाल सकते हैं, जहां n है कुल वस्तुएं, r है उसमें से वस्तुएं लेकर चुनना और क्रम बनाना, दोनों है। तो टोटल इनका नंबर होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r, फैक्टोरियल n माइनस r। अगर हम किसी नंबर को खोलें तो ये हो जाएगा, मान लो इसी को ले लो, 3p2 करें, 3p2 करें तो ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2, फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 1, 3 का हो गया 6, 6 बटा 1 यानी 6। ठीक है, अब इसको कई बार हम डायरेक्ट भी शॉर्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, कई बार हम जल्दबाजी में आराम से फटाफट कर सकते हैं। जैसे मान लो 11p4 है, 11p4 है, इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाला नंबर है उसको खोलते जाओ नीचे वाले नंबर के जितनी बार, 11 को खोलो कितनी बार? 4 बार, वो भी उल्टा। तो ये आ जाएगा आपका 11, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8, ये लो
चलो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन थोड़ी स्पीड हो जाएगा इससे फटाफट कि भाई 11p4 का मतलब है 11, 10, 9, 8, मतलब उल्टा चलना है आपको। कितनी बार? जितना नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर बताएगा आपको कितना चलना है। वो 4 है तो 4 बार चलना है, तो 11, 10, 9, 8। ठीक है, समझ में आ गया बात। जैसे इसी को ले लो 3p2, 3p2 में क्या होता है? 3, 2, 2 बार चलना है, नीचे 2 है, इसका मतलब 2 बार चलना है, तो 3, 2। अगर ये 5p2 होता, 5p2 होता तो 2 बार चलना होता, तो 5, 4। समझ गए? इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, कई बार फैक्टोरियल 0 आए तो वो 1 होता है। अच्छा, इसका मान सबसे ज्यादा कब होता है? इसका मान एनपीआर का सबसे बड़ा मान कब होता है, सबसे छोटा मान कब होता है? सबसे बड़ा मान कब होता है एनपीआर का? एनपीआर का सबसे बड़ा मान कब होगा? सबसे बड़ा मान सोच के देखो, जब नंबर को उल्टा करके लिख रहे हो तो नीचे वाला नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उत्तर आएगा। भाई यहाँ 2 है तो ये 2 बार चलेगा, 3 होता तो 3 बार चलता, यानी ऊपर वाले चलता है, खाली नीचे वाला चलता है। नीचे वाला तो सिर्फ बताता है कि कितनी बार चलना है, तो नीचे वाला जितना बड़ा होगा उतनी बार आपका नंबर ऊपर वाले को उल्टा चलना होगा। मतलब अगर एनपीएन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। एनपीएन मैक्सिमम कब होता है एनपीआर का मान? जब आप सारी वस्तुओं में से सारी वस्तुएं लेते हैं। जैसे यहाँ 3 में से आपने हाँ NP1 नहीं, NP1 तो N होगा खाली। NP1 तो मतलब 1 बार चला रहे हो खाली। NP1 का मतलब है आप N को सिर्फ 1 बार चला रहे हो, तो खाली N आएगा। इससे तो बड़ा 2 बार ही होगा, इससे बड़ा तो 2 बार ही होगा। 2 बार का मतलब होगा N(n-1). 3 बार और बड़ा होगा N(n-1), N-2, एक और आएगा। NP4 और बड़ा होगा N(n-1), N-2, N-3, क्योंकि हर एक नंबर नीचे वाला नंबर बढ़ने पे ही आपको ऊपर ब्रैकेट्स और बड़े मिलते हैं और ज्यादा नंबर मिलते हैं, ज्यादा बड़ा गुना। और अधिकतम कहाँ तक जा सकता है? Rn तक जा सकता है, तो वही सबसे बड़ा होगा। एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो, एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। 5C1, 5C1 कितना? 5। 5C2, 5P2 कितना? 5, 4, 1, 2, सॉरी 5, 4। 5P3 3 बार चलेगा, 5, 4, 3। 5P4 4 बार चलेगा, 5, 4, 3, 2। और 5P5 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा कौन हुआ? एनपीएन। सबसे छोटा कौन होगा? सबसे छोटा होगा NP0, क्योंकि NP0 का मतलब है बिल्कुल ही मत चलो, मिनिमम NP0, क्योंकि NP0 में आपका पूरा का पूरा आ जाएगा। सूत्र से खोल लो, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-0, फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया, 1 आ गया, तो न्यूनतम मान होगा 1 और अधिकतम मान होगा NPN। NPN यानी फैक्टोरियल n और NP 1। अब आप कोई वस्तु नहीं लेते हो, सबसे छोटा कौन सा होगा? जब आप कोई वस्तु नहीं लेते हो, भाई कुछ भी नहीं लूंगा, कोई कलर नहीं लूंगा, तो वो एक संभावना बनेगी। जैसे आपने कहा मैं कोई कलर नहीं लूंगा, कोई कलर नहीं लूंगा तो एक ही झंडा बनेगा। कोई कलर नहीं लेते हो तो एक ही झंडा बनेगा जिसमें कोई कलर नहीं होगा, सिंपल वही होगा जो होगा। तो सबसे छोटा तो वही हुआ। सबसे बड़ा क्या हुआ कि आपने तीनों के तीनों कलर ले लिए। अब तीनों के तीनों कलर ले लिए तो कभी ये वाला कलर ऊपर, कभी वो वाला ऊपर, आपकी संभावना जो क्रम है वो बढ़ गए, तो मैक्सिमम आपके पास आ गया। मैक्सिमम होता है फैक्टोरियल n। ये कब होता है? जब आप सारी वस्तुओं में से सारी वस्तुएं चुन रहे हैं, मतलब n भी उतना ही है, r भी उतना ही है। मतलब आप कह रहे हो कि 3 कलर लूं, 3 कलर टोटल है और 3 ही कलर लूंगा झंडे बनाने के लिए। इसका मतलब आप मैक्सिमम संभावनाएं बना रहे हैं, मैक्सिमम क्रमचय तैयार कर रहे हैं। रिपीट, क्या कर रहे हैं आप? मैक्सिमम क्रमचय तैयार कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब दूसरा आ जाते हैं इसके ऊपर, संचय के ऊपर। अगर n वस्तुएं हैं, r वस्तुएं चुननी है, सिर्फ चुननी है, क्रम नहीं बनाना है, तो क्रमचय आता है NCR, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n-r। अगर हम किसी नंबर को खोलें 11C2, तो n हो गया 11, r हो गया 2, तो फैक्टोरियल 11,
फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 11 माइनस 2, 11 2 और 11 माइनस 2 9, 9 तक कट गया तो ये आ गया 10 और 11। फैक्टोरियल 9 आएगा 1 से लेकर 9 तक, ये 1 से लेकर 11 तक, तो 9 तक तो कट ही गया, 10 11 हो गया, नीचे हो गया 1 और 2, ये आपके पास आ गया 55। तो इसको इस तरीके से फॉर्मूले से खोल सकते हो, या इसका भी एक रिवर्स तरीका है, छोटा तरीका, जिससे आप खोल सकते हो कि अगर आपको 11C2 को खोलना है तो आप ऊपर वाले को उतनी, जितनी बार नीचे वाला है उतनी बार खोलो, उल्टा खोलो, तो 11 गुणा 10। लेकिन इस बार आपको नीचे वाले को भी खोलना पड़ेगा, लेकिन सीधे क्रम में, 1 गुणा 2, बढ़ते क्रम में, ऊपर वाले को घटते क्रम में, ऊपर वाले को घटते क्रम में, नीचे वाले को बढ़ते क्रम में, और फिर सॉल्व कर लो। दोनों में अंतर है, एनपीआर में आप नीचे वाला नहीं लिखते, एनपीआर में आप नीचे वाले को नहीं चलाते, सिर्फ ऊपर वाले को चलाते हैं। एनसीआर में आप ऊपर और नीचे वाले दोनों को चलाते हैं, ऊपर वाले को तो घटते क्रम में और नीचे वाले को बढ़ते क्रम में, और कितनी बार, जितनी बार नीचे वाला नंबर होता है, नीचे वाला नंबर जितना बता रहा है उतनी बार आप उसको चलाते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात, ये समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एनपीआर और एनसीआर में से बड़ा कौन, छोटा कौन? क्रमचय और संचय में से बड़ा कौन होगा? सेम चीज, सेम एन और सेम आर के लिए अगर हम मान निकालें तो क्रमचय बड़ा होगा या संचय बड़ा होगा? इनमें से बड़ा कौन सा होगा? अगर हम एन मान लो 5 ले लिया, आर मान लो 2 ले लिया, और एनपीआर निकाले और एनसीआर निकाले, तो बड़ा कौन होगा, एनपीआर या एनसीआर? परमुटेशन बड़ा होगा। एक तो फॉर्मूले वाइज देख सकते हो बड़ा क्यों होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ ऊपर वाला आता है, नीचे वाला नहीं आता, और एनसीआर में नीचे वाला आता है, तो भाग तो लग ही रहा है, भाग लग रहा है तो चीजें छोटी होंगी, भाग लग रहा है इससे छोटी होंगी। नंबर एक दूसरा कारण है, वो जो स्पष्ट कारण है कि भी क्रमचय में आप चयन तो करते ही करते हो, प्लस क्रम और बनाते हो, तो क्रम और गुणा हो जाता है। तो जो क्रमचय होता है इसमें दिक्कत ये रहती है कि आपका संचय तो इसमें आ ही जाता है, चयन तो आ ही गया, आगे चयन को आप गुणा और कर देते हैं क्रमों से, क्रम से गुणा और कर देते हैं, चुनते तो उसमें भी है, क्रमचय में भी तो चुनते हैं, चुनना तो क्रमचय में भी होता है, लेकिन चुनने के बाद क्रम और बनाते हो आप, तो क्रम और गुणा हो जाते हैं। मतलब यहां जैसे हम काउंटिंग कर रहे थे, तो फिर आगे जाके वो क्रम और गुणा हो गए, कितने क्रम में, ये देखो 3 तो यहाँ पे भी था, लेकिन हर किसी के 2 2 बने, तो ये 2 2 जो क्रम है, ये क्रम 2 और गुणा हो गए, तो 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए। संचय में केवल इतने इतने बन के खत्म हो जाते हैं, क्रमचय में, संचय में तो फर्क पड़ता ही नहीं ना आगे पीछे का, फर्क नहीं पड़ता तो वो एक ही माना जाता है, ये दोनों एक ही माने जाते, तो एक हो गया। अब एक से गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए संचय में सिर्फ यही रह जाता है, जितने हैं उतने रह जाते हैं। अब क्रमचय में क्रम का फर्क पड़ता है, अब इन दो को आगे पीछे करने से मान लीजिए 2 बन गए, तो ये 2 गुणा हो गए, तो हर चीज दुगनी हो गई, 3 दूनी 6 हो गए। और अगर इन्हीं के 3 होते, 3 3 क्रम बनते, तो सब 3 3 से गुणा हो जाते, फिर आगे वो जो क्रम है वो और गुणा हो जाता है क्रमचय के अंदर, इसलिए संचय से वो क्रम गुणा और हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से दोनों के फॉर्मूले में जो अंतर दिखेगा वो यही वाला अंतर है, दोनों के फॉर्मूले में देखो, क्रम संचय है हमारा एनसीआर, क्रमचय है हमारा एनपीआर इंटू फैक्टोरियल आर। ये फैक्टोरियल आर से गुणा क्यों किया, फैक्टोरियल आर क्या है, फैक्टोरियल आर है क्रम, आपकी चीजें होंगी, उन चीजों को जब आप आगे पीछे करोगे तो कितने प्रकार से आगे पीछे हो सकती है, वो फैक्टोरियल आर होता है। फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल कैसे आया समझते हैं। देखो, आपके पास मान लो 2 चीजें हैं, आप 2 चीजों को कितने प्रकार से रख सकते हैं, तो जवाब है 2 प्रकार से, ए आगे बी पीछे, या बी आगे ए पीछे। तो तरीके कितने हुए, 2 हुए, 2 तरीकों को मैं फैक्टोरियल 2 रख सकता हूं। अगर 3 चीजें होती तो, और उनको आगे पीछे करता तो उनको 6 तरीके से कर सकता हूं, ए आगे बी सी पीछे, ए आगे सी बीच में बी पीछे, या फिर बी आगे सी बीच में ए पीछे, या फिर बी आगे ए बीच में सी पीछे, या सी आगे ए बीच में बी पीछे, या फिर
सी आगे, बी बीच में, ए पीछे, तो कितने बने? 6 तरीके बनने। 6 तरीके यानी फैक्टोरियल 3। ठीक है, इसका मतलब 2 वस्तुओं को आप कितने तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 तरीके से। 3 वस्तुओं को फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो अगर आर वस्तुएं होती, तो अगर ये वस्तुएं आर वस्तुएं होती, A1, A2, A3, और इन्हें आगे पीछे जचाना होता, व्यवस्थित करना होता, तो इनके व्यवस्थित करने के तरीके कितने होते? फैक्टोरियल आर तरीके होते। अगर ये 2 चीजें हैं तो फैक्टोरियल 2, 3 चीजें तो फैक्टोरियल 3। तो वह तरीके, जितने तरीके से, देख चुनना नहीं है, चुनने के बाद जो खेल होता है ना, क्रम बनाने वाला, तू आगे तू पीछे, ये कितने प्रकार से हो सकता है, ये फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल आर आपको वो नंबर देता है जितने तरीके से आप उनको आगे पीछे रख सकते हैं। अब उसे गुणा तो करना पड़ेगा ना, चीजों को पहले तो चुना, चुनने के बाद फिर उन्हें आगे पीछे लगाना होता है। तो पहले तो वह चुनना, फिर चुनने के बाद उन्हें आगे पीछे करना, तो आगे पीछे करने में कितने जोड़े बनेंगे, वो फैक्टोरियल आर आपको देता है। एनसीआर तो आपको देता है कि कितने प्रकार से चुन सकते हैं, ये चुनाव के तरीके हैं। और ये है एक चुनाव को कितने तरीके से क्रम बना सकते हैं। क्रम की संख्या, ये दोनों गुणा होगी। जो आपने एक चुना है, जैसे लाल और हरा चुन लिया, अब लाल और हरे से आप झंडे बनाएंगे, लाल ऊपर हरा नीचे, हरा ऊपर लाल नीचे, तो 2 जोड़े वो बनेंगे। तो एक चीज को, एक चुनाव को आप 2 तरीके से आगे पीछे कर सकते हैं। तो टोटल 10 चुनाव थे, तो 10 दूनी 20, एक का निकाल के बाकी सबसे गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला एनपीआर तैयार होता है। ठीक है ना, एनपीआर का फॉर्मूला ऐसे सीधा, मैंने रिपीट कर रहा हूं, मैं फॉर्मूले पे मत जाओ भाई, दुख पाओगा, फिर क्रमचय संचय भिष्टी रह जाएगी, जिसे हमेशा से चालती आ रही है। अगर सीधा फॉर्मूला के ऊपर ध्यान दोगा और ही नहीं समझोगा कि फैक्टोरियल आर कौन है, एनसीआर कौन है, और खाली आप सोचोगे एनपीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर, यहाँ याद रट्टे और राखो तो सवाल को नहीं होगा, याद तो रह जाएगा एनपीआर एनसीआर, ये तो टिक जाएगा, लेकिन एक कौन टिकेगा कि ये काम कटा होगा, किया काम में लिया जाएगा, क्योंकि समझ नहीं, शुरू में यही तो पहला बताया था, पहला जो लाइन थी शुरुआत वाली वो यही थी कि फॉर्मूलों पे मत जाइए, फॉर्मूलों पे मत जाइए, फॉर्मूले नहीं टिकने वाले। और वो जो इक्के दुक्के फॉर्मूले हैं वो भी समझिए कि वो क्या बने हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो फैक्टोरियल आर है ये किस बात का आया है, ये एनसीआर किस बात का आ रहा है, ये क्या दे रहा है आपको, वरना ये एनपीआर एनसीआर तो अभी बिखर जाएंगे थोड़े से, आगे 2-3 सवाल हाथ डालेंगे, इतने में एनपीआर एनसीआर बाहर आ जाएंगे। हाँ, तो वही, जब तक एनपीआर एनसीआर को आप ये नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ये सोचोगे एनसीआर एनपीआर से सवाल हो जाते हैं, तो आप गलत फहमी पाल के बैठे हो। देख लेना, अभी सवाल आ जाएंगे आपके पास, या पुराने वाले वीडियो देख लिए होंगे कर्मचारी संचय वाले, देखो आपको समझ में आ जाएगा कि ये टिकते ही नहीं है। ये टिकते इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी वैरायटी है, इतनी सारी चीजें हैं कि टिकना लगभग असंभव है। ठीक है ना, तो इनका महत्व समझो कि ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो आपके पास जो एन वस्तुएं हैं और उसमें से जो आप आर वस्तुओं को चुन रहे हो, उस चुननों की जो कितने प्रकार से ये चुने जाएंगे, उनकी संख्या हमें एनसीआर देता है। एनसीआर हमें वो तरीके देता है जिससे आप इनमें से आर चीजों के जोड़े बना सको, आर चीजों के जोड़े बना सको। मतलब ये 5 थे, इसमें से आपने 2 चुने, 2-2 के कितने जोड़े आप बना सकते हैं वो आपको एनसीआर ने दे दिया, एनसीआर ने आपको भी ये जोड़े बना के दे दिए। ये आर चीजें, ये आर चीजें, ये आर चीजें, ये आर चीजें, इस तरीके से इनके जोड़े बना दिए, एनसीआर ने ये किया। इनकी गिनती गिन के दे दी आपको, ये कितने होंगे, एन में से आर चीजें ले लेकर कितने जोड़े बन सकते हैं, इनकी जो काउंटिंग है 1 2 3 4 5, ये एनसीआर देता है। एनसीआर आपको इसकी काउंटिंग दे देता है कि कितने जोड़े बने, कितने जोड़े बने ये हो गए। अब एक जोड़े के अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो भी तो आगे पीछे होंगी, अगर क्रम का फर्क पड़ता है तो वो आगे पीछे होंगी। एक जोड़ा कितने प्रकार से आगे पीछे हो सकता है, वो है फैक्टोरियल आर। एक जोड़ा कितने प्रकार से आगे पीछे हो सकता है, वो है फैक्टोरियल आर होगा। फिर दूसरा जोड़ा भी फैक्टोरियल आर से, तो टोटल कितने हो गए, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, वो आपके पास टोटल सारा आ जाएगा, वो टोटल आ जाएगा, फिर इन दोनों की गुणा होगी, वो गुणा होगी, है ना। समझ रहे, एक बच्चे को आप
मान लीजिए घर में 5 बच्चे हैं, एक बच्चे को 2 टॉफियां देते हैं, एक बच्चे को 2 टॉफियां देते हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, उसको ध्यान देना। यहाँ आपके पास 2 तरीके हैं, घर में 5 बच्चे हैं, हर बच्चे को आप 2 टॉफियां देते हैं, टोटल टॉफियां आपने कितनी बांटी? घर में 5 बच्चे, हर बच्चे को आप 2 टॉफियां दे रहे हैं, टोटल टॉफियां कितनी बांटी आपने? टोटल टॉफियां आपने कितनी बांटी? हर बच्चे को आपने 2 टॉफियां दी, 5 बच्चे थे, टोटल टॉफियां कितनी बटी? अब थोड़ा सा ठीक आंसर है 10, बिल्कुल। अब एक बार रुको, रुक के एक बार दोबारा बात करो कि ये 10 आपने कैसे निकाला, ये 10 आपने कैसे निकाला, ये 10 आपने कैसे निकाला? धीमा होके सोचो, ये 10 आपने कैसे निकाला? क्या आपने ऐसे किया, पहले बच्चे को 2 टॉफी, पहले बच्चे को 2 टॉफी, पहले बच्चे को 2, दूसरे बच्चे को 2, तीसरे बच्चे को 2, चौथे बच्चे को 2, पांचवें बच्चे को 2, इस तरीके से टोटल जोड़ हो गया 10। या आपने ये किया 5 गुना 2, यहाँ पे 2 तरीके थे आपके पास ट्रॉफी निकालने का। एक तरीका तो ये था कि आप 2 को 5 बार जोड़ें, एक था आप 5 को 2 से गुणा करें, 2 को 5 बार जोड़ें या 2 को 5 से गुणा करें, दोनों नंबर सेम आते हैं। आपने किया होगा 5 को 2 से गुणा। तो इसका मतलब, अब कई बार बच्चा आता है जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पूछता है, वो पूछता है कि सर जोड़ करना है कि गुणा करना है? एक्चुअली जोड़ और गुणा एक है, जोड़ और गुणा एक है। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल आर को जोड़ना शुरू करूं, इसके कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल आर। इसके कितने हो गए? फैक्टोरियल आर। इसके कितने हो गए? फैक्टोरियल आर। मतलब इसको 2 टॉफी, इसको 2 टॉफी, इसको 2 टॉफी, इसको 2 टॉफी, ऐसे करते करते सबकी। अब या तो मैं फैक्टोरियल आर को सबको जोड़ लूं, या मैं फैक्टोरियल आर को इन संख्या के बराबर गुणा कर दूं। ये जितने भी व्यक्ति हैं इससे फैक्टोरियल आर को गुणा कर दूं। जैसे एक बच्चे को 2 टॉफी दी है, टोटल बच्चे कितने हैं? 5, उससे गुणा कर दूं तो टोटल टॉफी आ जाएगी। ऐसे भी हो सकता है एक बच्चे की टॉफी निकाल लूं कि एक को कितने दिए? 2, टोटल कितने हैं? 5 बच्चे, गुणा कर लूं, टोटल टॉफी आ जाएगी। ये भी तो कर सकता हूं। तो एक जने के मैं क्रम बना लूं कि एक जने के कितने क्रम है? फैक्टोरियल आर, एक के फैक्टोरियल आर हो गए। टोटल व्यक्ति कितने हैं, टोटल बच्चे कितने हैं? एनसीआर। एनसीआर क्या है? टोटल कितने क्रम बने, टोटल कितने चयन हुए, एनसीआर हो गया। अब एनसीआर को फैक्टोरियल आर से गुणा कर लूं तो टोटल क्रम बन जाएंगे, कितनी टॉफियां मैंने बांटी है। इसलिए ये होता है एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल। फैक्टोरियल आर एक क्रम है, एक जो जोड़ा है जो आपने चुना है उस एक जोड़े के क्रम है फैक्टोरियल आर। अब या तो मैं फैक्टोरियल आर को सबको जोड़ता जाऊं, फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल आर, टोटल जोड़ूं, या फिर मैं फैक्टोरियल को टोटल गुणा कर दूं कि कुल कितने संचय बने हैं, कुल कितने चयन हुए हैं, उन चयन को, हर एक चयन है फैक्टोरियल आर के बराबर, कुल चयन हुए एनसीआर, तो एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर कर दूं तो टोटल मेरा एनपीआर बन जाएगा। क्रम भी बन गए और चयन भी हो गया, और टोटल कितने बने वो आ जाएगा। तो इस तरीके से आप करते हैं, तो इसलिए आप गुणा करते हैं। गुणा का महत्व तो ये होता है क्योंकि आप 2 को 5 बार जोड़ना मुश्किल काम है। ये 5 नहीं, कर लिए 10 होते तो ये मुश्किल और हो जाती, ये 20 होते तो 2 को 20 बार जोड़ने से बेहतर है 2 को 20 से गुणा कर दो। तो आप जोड़ के बजाय गुणा को चुनते हैं, जोड़ के बजाय गुणा को चुनते हैं क्योंकि वो आसान होता है। ठीक है ना, है जोड़ ही है, वो भी जोड़ ही है। 5 गुना 2 और 2 को 5 बार जोड़ना एक ही बात है। 2 को 5 बार जोड़ना और 2 को 5 बार गुणा करना एक ही बात है। बात है आसानी की, कौन सा ज्यादा आसान है। अगर लगे कि 2 को 5 बार जोड़ना आसान है तो अगर 2 को 20 बार ले लें तो तब आपको समझ में आएगा कि जोड़ना शुरुआत में अच्छा है, इजी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुश्किल होता है। जोड़ना शॉर्ट टर्म में आसान होता है, लॉन्ग टर्म में लंबा होता है। गुणा शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा बुरा लगता हो लेकिन लॉन्ग टर्म में आसान होता है, ये हमेशा उतना ही रहेगा। अगर 2 20 बार भी आ गया तो ये 20 गुना 2 होगा खाली, लेकिन वो लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम जोड़ के ऊपर गुणा को चुनते हैं। ये था हमारा क्रमचय संचय का बेसिक कहानी कि क्या होता है क्रमचय और क्या होता है संचय। ठीक है, अब अगर हमारे ऊपर कोई शर्त ना लगाई जाए, हमें कहा जाए कि जाओ और झंडे बनाओ, बस
3 कलर है, 3 कलर में से कितने भी कलर लो तुम्हारी मर्जी, और मुझे तो बस झंडे बना के दिखा दो। इसका मतलब बंदे ने आर को स्वतंत्र कर दिया, आर को खुला छोड़ दिया। अब आर जो है वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सवालों को पढ़ना समझना सीखना होगा। सवाल में आर को नहीं बांधा। इस बार जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को मैं दूसरी फ्रेमिंग में डाल रहा हूँ। पिछली बार मैंने बच्चे से कहा था कि 3 कलर लेके, 3 कलर टोटल है, उसमें से 2 कलर लेके झंडे बनाओ। अब मैं बच्चे को कह रहा हूँ कि छोड़, 3 कलर है, झंडे बनाओ। 3 कलर है, झंडे बनाओ। अब वो अपनी मर्जी से जितने कलर चाहे यूज कर सकता है, कितने यूज कर सकता है, 3 से 4 तो नहीं यूज कर सकता, 3 में से 4 कलर तो यूज नहीं कर सकता। तो 0 कलर यूज कर सकता है, 1 कलर यूज कर सकता है, 2 कलर यूज कर सकता है, 3 कलर। अब यहाँ पे बनेगी संभावनाएं, यहाँ पे बनेगी संभावनाएं। पहली संभावना कि 10 में से वो 1 कलर चूज करता है, 3 में से 0 कलर चूज करता है और झंडे बनाता है। फिर 1 कलर चूज करता है, झंडे बनाता है। फिर 2 कलर चूज करता है, झंडे बनाता है। फिर 3 कलर चूज करके, जो अभी हमने कर रखा था वो एक स्थिति थी, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था वो सिर्फ एक स्थिति थी। अब ऐसी स्थितियां कितनी बन जाएगी इसमें? फ्लैग कैसे नहीं बनेगा? कागज अपने आप में फ्लैग हो जाएगा, कागज अपने आप में फ्लैग हो जाएगा। वो जो कागज होगा उसमें वो कोई कलर नहीं करेगा, तो बाय डिफॉल्ट वो कागज ही अपने आप में झंडा बन गया। कागज भी तो अपने आप में झंडा बन गया। अब आप ये कह रहे हो कि कलर नहीं करूंगा तो किसी चीज में कलर नहीं आएगा, बाय डिफॉल्ट उसका भी तो एक कलर होता है, वो तो दिखेगा, दिखेगा कागज का कुछ तो होगा, ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकता, कागज का अपना तो कलर होगा। वो जो कलर होगा वो बाय डिफॉल्ट एक झंडा हो गया। कुछ न होना भी कुछ होना है। है ना? कुछ ना होना भी अपने आप में कुछ होना है। ये एक बड़ी गहरी लाइन है। कुछ न होना भी अपने आप में कुछ है। नहीं, सोच के देखो, नथिंगनेस अपने आप में समथिंग है, क्योंकि जिसका जिक्र हो रहा है इसका मतलब वो कुछ है। अगर नहीं होती तो जिक्र कैसे हो सकता था? चलो और कुछ नहीं तो जिक्र तो है, उसका जिक्र तो हो रहा है। कुछ न होना भी अपने आप में कुछ है, क्योंकि जिक्र तो हो रहा है उसका, तो वो तो वहां है। ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट की हुई है हमने 1। भाई कुछ नहीं है, कुछ न होना भी अपने आप में कुछ है। तो यहाँ पे हो गए आपके, झंडे बना रहे हो इसलिए क्रम का फर्क पड़ेगा। तो 5 में से 0 झंडे बनाना, प्लस 5 में से 1 झंडा बनाना। ये लो, अभी हो गए अलग अलग विकल्प। पहले 0 झंडे बनाए, फिर 1 झंडे बनाए, फिर 2 झंडे बनाए, और फिर 3 झंडे बनाए। अब हम इसे खोलें, 5 सी 0, फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 5 माइनस 0, ये 1 आ गया। 5 सी 1 5 हो गया, 5 सी 2 5 इंटू 4 हो गया, 5 सी 3 5 इंटू 4 इंटू 3 हो गया, 1 प्लस 5। अब यहाँ पे जोड़ा क्यों? यहाँ पे जोड़ा क्यों? एक्चुअल में जोड़ा इसलिए कि ये एक घटना नहीं है, ये 4 अलग 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 4 चीजें हैं। पहले आप बिना कलर लिए झंडे बनाएंगे, ठीक है, कागज आपका यूज हो चुका, झंडे आपके बन चुके। फिर आप दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, अगली बार आप रीस्टार्ट कर रहे हैं। अब आपने तय किया कि अब आप एक एक कलर लेकर, यानी ये गेम है, ये नया गेम हो गया। जुड़ता इसलिए कि अब ये नया गेम हो गया। ये 4 चीजें जो है, ये एक ही गेम नहीं चल रहा है, ये 4 गेम चल रहे हैं। एक है R0, जब आपने डिसाइड किया कि मैं 0 कलर लेके झंडे बनाऊंगा,
और जो बन सकते थे वो आपने बनाए। फिर आपने गेम के नियम चेंज किए, बोला नहीं अब मैं R बराबर एक कलर लेके झंडे बनाऊंगा, ये दूसरा गेम हो गया, है ना। जैसे एक बार आपने तय किया कि प्लेयर को पहले स्थान पे भेजूंगा, अब फिर एक बार आपने तय किया कि प्लेयर को 5वें स्थान पे भेजूंगा। अभी एक मैच में तो नहीं हो सकता, एक मैच में थोड़ी हो सकता है, एक ही मैच में आप खिलाड़ी को पहले स्थान पे भी भेज रहे हैं और 5वें स्थान पे भेज सकते हैं, नहीं हो सकता ना। एक मैच में आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं, वो एक मैच काउंट हो जाएगा। आपने जैसे उसको पहले स्थान पे भेजा, वो एक मैच काउंट हो गया। अब आप अगले मैच में कर सकते हैं वो चीज। तो अलग अलग 4 मैचेस है। तो पहले 0 मैच, R बराबर 0 वाला मैच प्लस R बराबर 2, फिर ये जो रन थे ये उसके जुड़ते चले गए। जब वो पहली पोजीशन, जब 0 पोजीशन पे गया, 1 पोजीशन पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, और ये उसका अलग अलग स्कोर हो गया, टोटल आ गया 86। ठीक है ना। कितना, क्या गलत किया? अच्छा 5-4 हो तो गया, ठीक है। अच्छा मैंने, अच्छा 3 लेना था मैंने, 5 ले लिया, इसलिए आ गया ये। तीन, एक, ठीक है। चलो फाइनली इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। क्रमचय संचय के जो पुराने लेक्चर है वो भी देखते रहिएगा, क्योंकि उनका भी उतना ही महत्व है, इनका भी अपना ही महत्व है। वो वहाँ अलग तरीके से, फिर से बार बार रिपीट करता रहता हूँ, वहाँ जो पढ़ाया हुआ है फर्स्ट टाइम वो अलग तरीके से पढ़ाया हुआ है। और कोशी गणित काफी बड़ी है, काफी विस्तृत है, तो इस वजह से कोई भी आदमी एक बार में उस पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। कोई भी आदमी जो भी पढ़ाएगा वो एक बार में पूरा नहीं पढ़ा सकता। अब ये पता नहीं, आप ये सोचो कि कोई सुपरमैन है टीचर की, वो पढ़ा देगा, तो नहीं पढ़ा सकता, ये समय मांगते हैं। और एक साथ आप इतना समय दे भी नहीं सकते, क्योंकि हम कंपटीशन में हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। और उसको गणित से क्या लेना देना, गणित को इस बात से क्या लेना देना कि आरपीएससी क्या पूछती है। गणित का तो अपना खुद का स्पेस है, खुद का टाइम है, खुद की डेडलाइन है, वो तो उतना लेगी लेगी। तो थोड़ा वहां से मिलाइए, वहां पे अलग तरीके से हो गया तो थोड़ा वहां को बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के, वो देख के वो सवाल, फिर यहाँ से भी पढ़ोगे तो डबल हो जाएगा आपको, है ना। एक साथ 2 चीजें मिलेगी, अगली बार आपको 3 बार मिलने लग जाएगा। तो कुछ कुछ पक्ष हर तरीके से मजबूत होता जाएगा। और ये चीजें है भी ऐसी, गणित जैसी चीज है भी है कि आपको अलग अलग तरीके से आप नहीं देखते हैं तो फिर आप मजबूत हो ही नहीं सकते, कंसेप्ट नहीं बन सकते। सवाल तो रटे जा सकते हैं लेकिन कंसेप्ट नहीं बनते। जब तक आप अलग अलग तरीके से चीजों को नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर वो कंसेप्ट नहीं बनाते। कंसेप्ट बनता ही ऐसे ही। अब वो वहां देखिए, कुछ वहां समझ में नहीं आया, फिर यहाँ से देखिएगा, इससे शुरू करिए। लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि वहां से मुझे क्या समझ में नहीं आया, जो वहां से नहीं समझ में आया वो यहाँ समझ लो, ये तो फायदा मिलेगा ना। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।